हेलो बच्चों, तो आज हम लोग भारत और चीन के संबंध पढ़ने वाले हैं। भारत चीन के संबंध कब से, जब से ये दोनों आजाद हुए। भारत 1947 में आजाद हुआ और चाइना के अंदर 1949 के अंदर रेवोल्यूशन आया। तब से लेकर 2023 तक के संबंध पढ़ने वाले हैं। कैसे इन दोनों के संबंधों में खट्टास आई, सोचो इसमें कितना समय लगेगा। मिनिमम मान के चलो तो 1 आवर आसानी से लग जाएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आपको मुझे बर्दाश्त करना है इस वीडियो में। अगर समझ में नहीं आया तो वो कैसे 1 घंटा आपको क्या ना लगे, भारी ना लगे, लगे कि यार टीचर बड़ा मस्त था। ऐसे आसानी से किसी भी चीज को उसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा कि 3 कारण हैं जिस वजह से क्या है आप मुझे सुनेंगे। पहला कारण ये कि आपको जानना है, या तो हो सकता है आपकी जरूरत हो, या हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो जानने में। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपको बिना पढ़े, बिना रट्टा मारे समझना है एक के बाद एक घटना कैसे घटी, और उसके बाद क्या 50 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इसके अंदर वीडियो में सबसे ज्यादा जो आपको इजी लगेगा वो ये पढ़ाने का तरीका, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल आपको कहानी की तरह लेकर चलेंगे। जैसे मछली पानी में तैरती हुई निकल जाती है, हर समझ नहीं आ रहा। बाकी अब तुम सोच के चलो, बाकी किसी भी जानवर को तैरा लो, हाथी को तैरा लो, वो आसानी से नहीं पार कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। हर समय वैसे ही हमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस है। हर समय नहीं, एक कहानी के साथ लेकर चलेंगे आपको पूरा 2023 में जाकर, यानी जिसे कहते हैं ना समुद्र में डूबे हो और सीधा पार करा के आपको क्या दूसरी तरफ ही निकालेंगे। ठीक है, 2023 के अंदर। चलो इसी के साथ डूबते हैं कब, 1947 के समुद्र में, और निकलेंगे कब, 2023 में। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन कब आजाद हुए हमें यह पता होना चाहिए। तो भारत बेसिकली चीज है 19 अगस्त 1947। क्लियर हो गया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। डेमोक्रेटिक 1950 के अंदर रिपब्लिक बन गया। इसका मतलब लोकतंत्र, जहां पर जनता का शासन हो। लोकतंत्र का मतलब है हमारे देश का जो सुप्रीम है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। वो लोकतंत्र को दर्शाता है। और गणतंत्र है हमारा देश, तो हमारे देश का जो प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो वो गणतंत्र को शो करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और रिपब्लिक पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। चीन कब हुआ? तो चीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। आरओसी की वहां पर गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी? आरओसी की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाइना ने लड़ा। देखो समझो कि क्या वो रीजन रहे कि चाइना के अंदर इतना ताकतवर बन के उभरा, ठीक है, और इंडिया से वो पंगा लेना चाह रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था हमारा, ठीक है, उसके अंदर चाइना ने युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि जापान ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जापान ने, उस समय जो गवर्नमेंट थी रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, यानी कि चीन की गणराज्य सरकार। ठीक है, और चीन ने क्या हुआ, रिपब्लिक ऑफ क्या, रिपब्लिक ऑफ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो साम्यवाद की क्रांति होती है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, लेनिन की विचारधारा के अनुसार क्या है, चीन के अंदर क्रांति आई। ठीक है, और वहां पर क्या है, पीएलए ने वो क्रांति लाने में मदद की। देखो ये चीजें समझो। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी वर्ड यूज, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं, बोलोगे तो हिंदी यूज करूंगा कंप्लीटली। पीएलए का मतलब होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो लोगों को आजाद कराए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, कौन रूल कौन कर रहा था यहां पर? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि लोगों की सरकार थी। देखो यहां पर गणतंत्र सरकार थी, यहां लोगों की सरकार थी, यानी साम्यवाद आ गया था। साम्यवाद में वीडियो में बता चुका हूं, जहां पर सब लोग बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतनी क्या मिले, संपत्ति मिले। तो रिपब्लिक ऑफ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वहां पर क्रांति लेकर आए। कब? तो बेसिकली है अक्टूबर में। क्लियर? अक्टूबर 1949 के अंदर क्रांति आ गई। कहां आ गई? चाइना के अंदर। क्लियर है? अब चीन में क्या हुआ, जनता ने हथियार उठा लिया, उन सब लोगों को मार दिया जिनकी प्रॉपर्टी थी, और आरओसी भाग गई ताइवान। इसीलिए आज ताइवान पे वो कब्जा करना चाहता है चीन। ठीक है, आरओसी मतलब क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जो है, जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, और जो क्या नाम है वहां के राष्ट्रपति थे वो कहां भाग गए, यूएई। आज में नहीं है। इसी तरीके से क्या है, जो चाइना की गवर्नमेंट थी वो ताइवान भाग गई।
जो चाइना से लगा हुआ छोटा सा एक द्वीप है। उस समय चाइना क्या बेसिकली अपना कंट्रोल पूरे चाइना में स्टैब्लिश करना चाहता था, इसलिए उसने ताइवान की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्लियर है। अब जैसे ही साम्यवादी सरकार चीन के अंदर आई, इसे बोलते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति को हमने तुरंत मान्यता दे दी। भारत पहला ऐसा गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने चीन को मान्यता दी। तो ये भारत की दरियादिली है। क्लियर है। क्या दरियादिली है कि भारत ने चीन की सरकार को मान्यता दे दी। हर देश को क्या मान्यता देनी पड़ती है। जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार आई है, तो हर देश को उसे मान्यता दी जाएगी, तभी वो संबंध बैठा पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है। अभी हमने भी तालिबान को क्या नहीं दिया, अप्रूवल नहीं दिया है, उसको मान्यता नहीं दी, पर हमने चीन को तुरंत मान्यता दे दी। हमने ठीक है, हम मानते हैं कि चीन की वास्तविक जो सरकार है वो क्या है, पीआरसी है। पीआरसी का मतलब पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है। क्यों? क्योंकि लोग लेकर आए हैं, और जहां पर लोगों की सहमति हो वही वास्तव में क्या होती है, सरकार होती है। पूंजीवादी देशों ने मान्यता नहीं दी इसको, जो अमेरिका के समर्थक थे। साम्यवाद सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, इसलिए सोवियत संघ ने क्या है, इसको मान्यता दे दी। हमने मान्यता दी थी, गैर कम्युनिस्ट हो गया। हम यहाँ पर क्या है, शीत युद्ध को भी थोड़ा जिक्र करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। क्लियर है। अब समझते हैं चीनी के आगे। चीन के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि यार चाइना जो सरकार है वो हमारे रिश्ते और चाइना से कैसे रहने चाहिए, सामान्य रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। इस वजह से हमने क्या शुरुआत की। ठीक है। हम दोनों देश अभी तक क्या है, एक दूसरे से अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप, पता होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय क्या है, उपमहाद्वीप है, और फिर बीच में बड़ा सा क्या पड़ जाता है, हिमालय। इतना ऊंचा हिमालय, और उसके उधर चीन पड़ता है। तो कभी इधर उधर आना जाना, उतना खास रिश्ते रह नहीं पाए जितना कि हमारे क्या है, अफगानिस्तान की तरफ से, मिडल ईस्ट की तरफ से अच्छे रिश्ते रहे, यहां से हमलावर आते रहे, पर चीन की तरफ से कोई हमलावर नहीं आ पाया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम चाइना को कभी पहचान ही नहीं पाए, चाइना भी हमें नहीं पहचान पाया, क्योंकि हमारे भी कभी हमला उधर की तरफ नहीं हुआ। पहली बार दो देश क्या है, नजदीक आए थे, तो सोचा क्यों ना अच्छी दोस्ती की जाए। ठीक है। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ, 1954 के अंदर पंचशील समझौता हुआ। क्या? पंचशील समझौता। एक एक चीज समझना। ठीक है। पंचशील समझौता जो हुआ वो नेहरू और वहां के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ। किस किस के बीच? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, भारत के पीएम नेहरू थे, और चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लियर है। वहां पर भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, राष्ट्रपति को वहां ज्यादा पावर है। ठीक है। चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता का मतलब है 5 ऐसे सिद्धांत रखे गए। मैं कुछ सिद्धांत फटाफट बता देता हूं। पहला सिद्धांत ये था, एक दूसरे के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। दूसरा सिद्धांत ये था, और एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का आदर करेंगे। हर समय कोई किसी के क्या है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन कारणों से क्या है, इंडिया को भरोसा हो गया कि चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है। पर चाइना के जो इरादे हैं वो बाद में निकल कर आने शुरू हुए। ऐसा क्यों हुआ? तो अब समझते हैं। अब समझते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण ये था तिब्बत। तिब्बत क्या है समझते हैं। ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा सा मैप ले लेता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैप ले लें। थोड़ा बहुत देख लेना भाई। ठीक है। अरे यार, काहे बेइज्जती करा रहे हो भैया, ढंग से बन जाओ। क्लियर हो गया? ओके। ओके। क्लियर है? कुछ मान के चल लो इंडिया का मैप इस तरीके से। ठीक है। और ये जो आपका है वो श्रीलंका है, और ये जो हिस्सा है ये तिब्बत का हिस्सा है। क्लियर है? और ये जो हिस्सा है ये अक्साई चीन है, जो इसे तिब्बत का ही पार्ट मानता है वो। क्लियर है?
और ये मान के चलो अरुणाचल प्रदेश भी है नहीं है, इसको भी वो तिब्बत का ही पार्ट मानता है। क्लियर है? इस तरीके से अरस में नहीं, तो इस हिस्से पर उसने कब्जा दिखाना शुरू किया, अक्साई चीन और नेफा प्रदेश। क्लियर है? इन दो पर विवाद है। ठीक है, यहाँ पर जो उसने सीडेड एरिया किया है, मतलब जो ये जो हिस्सा है, ये जो आपका है वो पीओके है, इधर भी थोड़ा सा है। ठीक है, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर है? इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ठीक है, इसको बोलते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं नेफा वैसे। ठीक है, और चाइना की तरफ से बोलेंगे तो तिब्बत का पार्ट। कौन सा तिब्बत? पूर्वीय। ठीक है, पूरब उस तरफ होता है और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो साउथ ईस्ट तिब्बत वो मानता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी। क्लियर हो गया? ठीक है, अक्साई चीन हो गया, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। और समझते हैं, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, 1947 से 1948, यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अच्छे दोस्त बन गए। क्लियर है? आगे समझते हैं। अक्साई चीन अभी कब्जा नहीं, अभी उसने क्या किया, ये चाइना है, अरे समझ नहीं आता, यहाँ से अगर मैप लोगे तो थोड़ा सा यूं, अरे समझ नहीं ऐसे जाएगा। क्लियर? चाइना यूं यूं ऐसा होता हुआ आएगा, अरे समझ ऐसे, ठीक है, फिर यूं निकलेगा। क्लियर है? यानी कि इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा मैं ले लेता हूँ इधर। ठीक है, फिर ये सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कोरियन प्रायद्वीप है। ठीक है, फिर इधर, ठीक है, कोरियन प्रायद्वीप दो हिस्सों में। क्लियर? तो उसने क्या किया, जब चाइना पे कंट्रोल कर लिया पूरा, अरे समझ, तब उसने क्या किया, तिब्बत को अपना क्षेत्र अधिकार बताया कि तिब्बत हमारा कब्जा है, इसलिए तिब्बत किसके पास रहना चाहिए, चीन के पास रहना चाहिए। और तिब्बत जो है वो कैसा था, तो तिब्बत जो है वो स्वायत्त प्रदेश था। स्वायत्त का मतलब है इंटरनल मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तिब्बत के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर बाहरी है, यानी कि जैसे कि मान के चलो उसकी सुरक्षा हो गई विदेशी आक्रमणों से, वो चीन की जिम्मेदारी थी। ठीक है, अगर चीन उसकी हिफाजत नहीं कर पाता है, तब इंडिया की क्या जिम्मेदारी थी कि वो तिब्बत की क्या करे, रक्षा करे। ये समझौता था। क्लियर? इसी समझौते के तहत क्या हुआ, चीन ने कहा नहीं ये तो हमारा पार्ट है, समझ में नहीं। और जब पंचशील समझौता हुआ तो चीन को यह लगा कि भारत इस बात को मान रहा है कि तिब्बत उसका क्या इंटरनल पार्ट है, आंतरिक मामले का क्षेत्र है, और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। बल्कि भारत ऐसा नहीं मानता है, भारत इसको बफर जोन मानता है। बफर जोन का मतलब इसमें ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर आसानी से क्या है, चाइना और इंडिया दोनों अलग रहेंगे, अर्थ में नहीं। और अगर ये स्वतंत्र रहता तो हमारी सुरक्षा ज्यादा मजबूत रहती, क्योंकि तिब्बत कमजोर रहता, अर्थ में नहीं। और चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया तो पूरा चाइना यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से चाइना क्या है, ताकतवर है, अर्थ में। और भारतीय सीमा और चाइना की वो जो आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ गई, और इससे हमें खतरा बढ़ गया। तो भारत इस बात को नहीं चाहता था। ठीक है, उसने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा करना शुरू किया। कब से? 1950 से। 1950 से धीरे 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 विकास के नाम पर उसने क्या है, तिब्बत की जो बौद्ध संस्कृति थी, वहां पर कौन से बौद्धिस्ट लोग थे, उनकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। इस बात पे क्या हुआ, तिब्बत के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया, हथियार उठा लिए। अर्ज में नहीं है, पर पीएलए के सामने टिक नहीं पाए। पीएलए वहां की आर्मी है, ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन आर्म्स फोर्सेस बोलते हैं, अर्ज में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, वैसे ही वहां की पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। क्लियर है? उन्होंने क्या किया, अब भाई आर्मी के सामने तुम हथियार उठाओगे, और वो भी चाइना और इंडिया जैसी आर्मी, हथियार चलेंगे लोगों के, ये क्या वेल ट्रेंड आर्मी है, अर्ज में। तो पीएलए ने क्या किया, उन विद्रोह को दबा दिया। तिब्बती लोगों ने शरण मांगी भारत से। भारत ने 1959 में वहां के धार्मिक गुरु, कौन, धार्मिक गुरु दलाई लामा को शरण दे दी। किसको? दलाई लामा, उनके धार्मिक गुरु थे। कौन थे? जैसे ही धार्मिक गुरु को शरण मिली, चीन ने कहा कि भारत क्या हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत ने कहा कि तिब्बत जो है वो आपका आंतरिक मामला नहीं है, तिब्बत तो क्या है, स्वायत्त प्रदेश है, नहीं, तिब्बत हमारा आंतरिक मामला है। और इसी वजह से क्या है, भारत ने पंचशील समझौता तोड़ा है। उसने यह आरोप लगाया कि हमने पंचशील समझौता तोड़ा है। हमने लगाया कि नहीं, चीन क्या कर रहा है, तिब्बती संस्कृति को क्या कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसने क्या किया, तिब्बत पे तो कब्जा किया, और उसके साथ ही अक्साई चीन पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब उसने अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू किया तो भारत ने इसका विरोध किया, भारत में नहीं है। और इंडियन आर्म फोर्सेस उस समय बहुत कमजोर थी, चीन के आगे तो थी,
आ रहा समझ में नहीं? क्या कारण थे कि भारत क्या 1962 के युद्ध के अंदर हार गया? आ रहा समझ में नहीं? तो 1962 के वॉर में इंडिया को हारना, भारत चीन का युद्ध, भारत चीन युद्ध, इसके हारने के मेरी तरफ से 4 कारण मैं मान के चलता हूं। पहला कारण यह है कि भारतीय आर्मी को पूरी तरीके से अस्त्रों के साथ सुसज्जित नहीं किया गया था। सुसज्जित का मतलब ये होता है कि उनको क्या है, आर्म्स मतलब जो हथियार होते हैं उनसे क्या नहीं किया गया था, पूरी तरीके से उनको मतलब सुसज्जित करना हथियारों से, एक सैनिक को पूरी तरीके से मालामाल करना, यानी जितना उसे हथियार चाहिए उतना उसे मिल सके। एक सैनिक कब जीतेगा? जब उसके पास हथियार और खाना बारूद गोला इनकी कमी ना हो, ड्रेस की कमी ना हो। अगर आपके पास खाने की कमी है, नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो आपके पास बंदूकें नहीं है, तो कोई कैसे युद्ध लड़ेगा? समझ में नहीं? तो पहला कारण तो ये था कि हथियारों की कमी थी, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि जो हमारे उस समय रक्षा मंत्री थे बीपी मेनन, यानी कि उस समय बीपी मेनन रक्षा मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री कम विदेश मंत्री ज्यादा थे, वो डिफेंस से ज्यादा विदेशों की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने तो यहां तक इस बात को भी कह दिया था, हमें तो सैनिक मतलब आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, सेंट्रल आर्म्स फोर्सेस, अरे उन्हीं से हम काम चला लेंगे। सेंट्रल आर्म फोर्सेस वो होती हैं जो पैरामिलिट्री, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गई, अरे समझ नहीं आ रहा, ये 7 होती है, क्लियर है। एनएस वो क्या नाम है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो सॉरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। असम राइफल्स हो गई, क्लियर है। सशस्त्र सीमा बल हो गया, ये 7 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसी से काम चला लेंगे, जो अर्धसैनिक बल है। और सोचो आप चीन जैसे देश के सामने ऐसी बात कर रहे हो, कभी भी आप कितने ही अगर मान के चलो कमजोर भी हो तो कभी चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए मैं बहुत कमजोर हूं, अरे समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे मार सकता है, अब मुझे जरूरत ही क्या है, मैं गांधीवादी हूं। गांधीवादी हो तो गांधीवादी चिल्लाओ मत, वरना सामने वाले को पता चल गया कि आप गांधीवादी हो, आए नहीं तो ट्राई करेगा ये वाकई है या झूठ बोल रहा है, 2 थप्पड़ इधर से मारेगा, 2 इधर से मारेगा, फिर कहेगा हाँ रियल में गांधीवादी है। तो 4 बिना बात के ट्राई हो गए, अरे इसमें तो क्यों ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट दिखाना, चुपचाप सीधे क्या करना है, गांधीवादी हो बताओ मत, चिल्लाओ मत, कुछ भी मत करो, कुछ भी मतलब चिल्लाना नहीं है, कहना नहीं है किसी से, क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्या है, ये 2 कारण रहे, ठीक है। तीसरा कारण क्या रहा? तीसरा कारण ये रहा कि जिसकी वजह से है नहीं, चीन को ये पूरा भरोसा हो गया कि इनका जो विदेश मंत्री है कोई ऐसा ही है, सॉरी रक्षा मंत्री है जो वो ऐसा ही है, समझ में नहीं। तो वो जान चुका था कि इंडियन आर्मी की हालत अभी इस समय ठीक नहीं है, में उन्होंने क्या किया, हमला किया, अर्ज में नहीं, और भारतीय जो चौकियां थी उन पे कब्जा कर लिया, सैनिकों को मारा, मारने का मतलब इसमें जान से मार देना या बंदी बना लेना, समझ में नहीं, इस तरीके की एक्टिविटी हुई। अब ये बात कहां पहुंची, नेहरू के पास, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सितंबर की घटना है। अक्टूबर में क्या नेहरू का एक स्टेटमेंट आया, जैसे कहते हैं ना मीडिया में एक स्टेटमेंट आया कि अगर आर्म फोर्सेस जो हमारी है, इंडियन आर्मी आए नहीं है, हम उनको खुला छोड़ देते हैं, वो क्या करें, अपनी जो जमीन जिन्होंने कब्जा की है चीनी ने, आए नहीं है, पीएलए ने, उससे छुड़वा ली। चीन इस बात से भड़क गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि नेहरू ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, क्योंकि जब उन्हें पता था कि भारतीय आर्मी की क्या हालत इस समय ठीक नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है इतने ज्यादा, आलस में नहीं है, हमें पहाड़ी इलाकों में लड़ने की आदत नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमने युद्ध नहीं लड़े थे, हमारी आर्मी कहाँ की निकली हुई है, ज्यादातर लड़के कहाँ से जाते हैं, यूपी बिहार और क्या नाम है आपका हरियाणा, अरे समझ में नहीं है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके कहीं नहीं है, समझ में नहीं। और ये इतनी ट्रेंड आर्मी नहीं थी, समझ में, और हमें कभी भी युद्ध की तैयारी नहीं थी, क्योंकि 1947 में तो इंडिया आजाद ही हुआ था, उससे पहले जो थी वो ब्रिटेन गवर्नमेंट वो इधर ही आंतरिक मामलों में लड़ती रहती थी, नेपाल से उसने समझौता किया हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं थी, हथियार नहीं थे, अरे ऐसे में हथियार जब आर्मी को भेजा गया लड़ने, तो सोचो, ऐसा मैंने सुनने में आता है कि 3-3 आर्मियों मतलब 3-3 सैनिकों के पास एक एक बंदूक हुआ करती थी, ऐसे मेरे ताऊ कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे क्या सोचो, जिस बंदे के पास हथियार ही नहीं होंगे वो कैसे लड़ेंगे, समझ में, इससे चीन भड़क गया, चीन ने सोचा इंडिया युद्ध करना चाहता है, अर्ज में नहीं, उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर इंडिया पर हमला किया, अर्ज में नहीं आ रहा, 2 सप्ताह तक उसने हमला किया, एक तो अक्साई चीन उसने कब्जा कर लिया और इधर नेफा प्रदेश पे कब्जा कर लिया।
जब नेफा प्रदेश पे कब्जा किया, ये समझ लो कि जिसे कहते हैं ना बढ़ता हुआ, यहां तक आ गया मैदान तक, असम के मैदान तक, जहां से बंगाल की खाड़ी आसानी से देखी जाए, ये बे ऑफ बंगाल है, आज में बंगाल की खाड़ी को आसानी से देखा जा सके वहां तक। समझ, फिर उसने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। क्यों एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया चीन ने? इसके कारण भी है। इसका कारण यह है कि अमेरिका को पूरा शक, मतलब क्या बोलते हैं, चीन को ऐसा पूरा शक हो गया था कि अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को क्या है, वार्निंग दी थी। में ऐसी कंडीशन के अंदर यूएसएसआर क्या था, तटस्थ हो गया था, जबकि हम यूएसएसआर की तरफ झुके हुए थे इस टाइम। यूएसएसआर ने कहा हम दोनों में किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस समझ में आ रही नहीं? और ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, यूएसएसआर की हमें उम्मीद थी कि यूएसएसआर इन्वॉल्व होगा। इस समय इजराइल ने हमें मदद भी भेजी। समझ, पहले तो नेहरू ने इजराइल को पत्र लिखा लेट प्रधानमंत्री को कि हमें मदद चाहिए। उन्होंने कहा मदद देने को तैयार तो हैं, पर शर्त यह है कि हम अपना झंडा क्या है हटाएंगे नहीं। नेहरू ने शर्त ये रखी कि आप बिना झंडे के मदद भेजो। अब कोई देश यार क्यों बिना झंडे के मदद भेजेगा, उसे इतनी क्या गज पड़ रही होगी? उसने मैं मदद दूं, मेरा नाम भी ना हो तो क्या फायदा? वो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मदद क्या है दी जाएगी, शर्त यह है कि हमारा झंडा जहाज पर होगा। तो नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया, ठीक है, कि अरब देशों से हमारे रिश्ते खराब ना हो। अरे कोई खड़ा नहीं हो रहा है आपके साथ, सोचो जो मदद कर रहे हो उनसे मदद लो ना। अमेरिका इस युद्ध में क्या है, चाइना को उसने कहा कि अब इंडिया पर हमला बंद करो, वरना क्या है इस युद्ध में हम कूद सकते हैं। कहने का मतलब है, जो नेहरू जी ने लेटर लिखकर भी क्या है उनसे 10,000 स्क्वाड्रन की मदद भी मांगी थी कि जहाज वगैरह हमें चाहिए, आए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो गुट निरपेक्षता की नीति के साथ एक तरह का समझौता होता। समझ में आया नहीं? पर चीन ने क्या किया, एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके पीछे हट गया और वापस क्या उसी क्षेत्र पे चला गया जहां अक्टूबर में उसने हमले किए थे और वहां पर था। ठीक है, आगे सुने। तो अक्साई चीन उसके पास है, नेफा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बहुत बड़ा है उसके पास। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, अभी भी वो पूरे अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना चाहता है। चलो ठीक है, इसके साथ हमें पता चल गया कि 1962 में वॉर हुआ, दलाई लामा को हमने शरण दी। क्लियर है? आज भी बहुत तेरे जो तिब्बती लोग हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, नई दिल्ली के अंदर भी तिब्बत की एक बस्ती तक है पूरी। क्लियर है? अरे समझ नहीं, अगर आप लोग लाल किला जाओगे तो वहां पर एक मार्केट भी लगती है। ठीक है, मजनू के टिला अगर जाओगे तो पूरी तिब्बत बस्ती है वो दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया तिब्बत के ऊपर। ठीक है, अब आगे देखते हैं तिब्बत के हिस्से। मैं क्या है ना आपके सिलेबस के अनुसार भी चल रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जितना आपके में दिया है उतना। उसके बाद जो रक्षा मंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्लियर है? और इसकी वजह से नेहरू का बड़ा अपमान हुआ। ठीक है, इसी समय क्या नाम है गाना भी चला था, कौन सा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। कहा जाता है कि नेहरू पता है संसद में आंसू टपकने लगे थे उनके। अरे समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ, इंडिया का 1960 कब 1962 से रिश्ते खत्म हो गए। देखो इस समय तक एक घटना और जो घटी वो ये कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था युद्ध का। एक ऑफिशियल समझे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है, जब डिक्लेरेशन किया जाता है। जो वहां का क्या बोलते हैं, जो आपका दूत होता है, वो दूत एक लिखित में लेटर देता है उस कंट्री को कि हमने आपके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था दोनों, और दोनों देश के दूतावास भी चल रहे थे। फिर युद्ध के बाद दोनों ने अपने दूतावास बंद कर दिए। क्लियर है? ठीक है, 1962 के बाद 1964 के अंदर नेहरू की मृत्यु हो गई। मई 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या है, चीन के साथ तनाव रहा 1965। ठीक है, इसी समय इसने क्या किया, चीन ने पाकिस्तान से समझौता कर लिया। अरे समझ नहीं है कब से, पाकिस्तान से समझौता कर लिया, और इस समझौते के अंतर्गत उसने माना कि पीओके किसका पार्ट है, क्या नाम है, पाकिस्तान का। समझ में? इस बदले में उसने इस हिस्से को क्या ले लिया, पाकिस्तान से ले लिया। क्लियर हो गया? अब समझते हैं हम लोग उससे आगे की कहानी।
उससे आगे क्या, 1965 के वॉर के अंदर चीन ने पाकिस्तान को मदद की, समझ में, इस हद तक मदद की जो हमारे सैनिक बंदी थे, अरे समझ में नहीं, बंदी मतलब समझ, जिनको उसने कब मतलब सीडेड किया था, जिसको उसने कब्जा किया था, अरे समझ में नहीं है, बंदी बना के अपने देश में रखा था, उनको क्या है, पाकिस्तान को दे दिया था। क्लियर है। और पाकिस्तान ने क्या किया था, उसे अपनी वर्दी पहनाकर उनको, आया नहीं है, और इंडिया की तरफ छोड़ा था, समझ में, जिसकी वजह से ये लोग, इनके लोग ही इन्हें मारते, हर समझ में नहीं आया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जो लोग आर्मी में थे, वो पुराने लोग वो बताते हैं। ठीक है भाई, अब समझते हैं 1978। 1978, ठीक है। अब संबंध कब से सुधरने शुरू हुए, तो 1978 से संबंध सुधरने शुरू हुए। क्लियर है। ओके, 1978 के अंदर क्या नाम है, पहले समझते हैं, 1977 के अंदर सरकार बदल गई। इस समय जनता सरकार भारत में क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। ठीक है, जो 2 साल के लिए रूल करने आई थी, 77 से 80 तक, जनवरी तक था, 1980 तक। ठीक है, तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने। ठीक है, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 1978 के अंदर विदेश मंत्री बने। ठीक है, 1978 के अंदर दोनों देशों ने दूतावास दोबारा से चालू किए। 1979 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के तौर पर कहां पर गए, चीन घूमने गए, और जिस साल वो चीन गए, चीन ने उसी साल नापाक हरकत की। उन्होंने क्या किया, ताइवान के ऊपर हमला किया, हर में नहीं आया, और मतलब परमाणु विस्फोट भी किया, जिससे क्या है, उन्होंने बीच में ही बैठक को छोड़कर चले आए। क्लियर है, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और 1964 के अंदर एक घटना और घटी, वो ये कि जो भारत की सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दो हिस्सों में बट गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एक अलग हो गई, सीपीआई एम और सीपीआई। क्लियर हो गया, ये दो पार्टियां बट गई। सीपीआई जो थी वो दो हिस्सों में बट गई, मार्क्सिस्ट अलग हो गए। ठीक है, एक वो थे जो समर्थन कर रहे थे, एक वो थे जो समर्थन के मतलब चीन के युद्ध के खिलाफ थे। क्लियर हो गया। इस वजह से बहुत सारे सीपीआई एम के लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जो मार्क्सवादी थे, क्यों, क्योंकि वो लोग चीन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद भारत ने भी तुरंत चेंजेस करने शुरू किए। जो पूर्वांचल है, आए नहीं, मतलब पूर्वांचल कह रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य हैं, उनको तुरंत क्या राज्य का दर्जा देना शुरू किया। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हर समझिए, अभी इस समय 7 राज्य हैं, तो 7 राज्य कब बने, पहले असम था, हर में, और 2 राज्य जो थे, त्रिपुरा और मणिपुर, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। तुरंत नागालैंड बना दिया गया। क्या, नागालैंड जो बना वो 1963 के अंदर राज्य बना दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, और वहां पर क्या है, गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, असम था, अरे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कौन से राज्य बनाए गए, 1972 के अंदर मेघालय बना दिया गया। ठीक है, मेघालय दिया गया, मणिपुर बना दिया गया। ठीक है, और ये आपका त्रिपुरा। क्लियर है, ये 3 राज्य बन गए। और 1987 के अंदर ये 2 राज्य और बन गए। एक अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और आपका लास्ट में जो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। 7 राज्य बन गए इस तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या होता है, सीधा इसने पाकिस्तान ले दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ, जरूरी भी आपके, ठीक है, करंट अफेयर से जुड़ा रहेगा, क्योंकि आजकल जो है ना पेपर में करंट अफेयर से बहुत आगे, समझ। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद 1993 के अंदर, ठीक है, वैसे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो क्या नाम है, राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले क्या प्राइम मिनिस्टर हुए युद्ध के बाद, जो चीन घूमने गए। ठीक है, कब घूमने गए, तो राजीव कौन, राजीव गांधी कब से कब तक थे, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद थे। ठीक है, यानी कि इलेक्शन हो गए 85 से लेकर 89 तक। क्लियर है। 1986 और 87 में वो कहां गए, 88 सॉरी 1988, हाँ 1988 में वो कहां पर गए, चाइना गए। ठीक है, और चीन में जाकर डेंग जियाओपिंग, अर्ज में जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, और 2 मिनट तक हाथ मिलाते हुए कहा कि भारत और चीन के संबंध अब बिगड़ने नहीं चाहिए।
युद्ध के लिए नहीं, अर्ज में व्यापार में, क्योंकि चीन उस समय व्यापार में बहुत ज्यादा फोकस दे रहा था। यही कारण है कि आज वो ताकतवर बन के उभरा है, क्योंकि वो 1980 अर्ज में 70 से अमेरिका से रिश्ते बनाने शुरू कर दिया, 80 में उसने व्यापार पे बहुत ध्यान दिया, और हम उस समय क्या है भ्रष्टाचार पे ध्यान दे रहे थे। अर्ज में नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी, करोड़ों घोटाले में लगी हुई थी। जो आज आप लोग पर्सनल हित देख रहे हो ना, पर्सनल हित जो नहीं समझ, जो ब्यूरोक्रेट है पर्सनल हित देखते हैं, अरे समझ कि यार अपना में जेब भरी होनी चाहिए, लाख करोड़ घोटाले कर लेते हैं, नेता देखते हैं, देश कमजोर होता है। और अगर देश कमजोर होता है, जनता का भरोसा देश से उठता है कि यार हमारे नेता, अरे इसमें ब्यूरोक्रेट सारे करप्ट है, तो उस दौरान क्या होता है कि देश कमजोर होता है, और जब देश कमजोर होता है तो पड़ोसी देशों की हिम्मत पड़ती है आपके देश पे क्या है आंख उठाने की। में नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में क्या है देश से प्यार करना चाहिए। अगर उस समय लोगों ने अच्छे काम किए होते तो आज शायद वो उतने अमीर भी नहीं होंगे, लिख के दे रहा हूँ, में नहीं आ रहा, उतने अमीर भी नहीं होंगे जितने उन्होंने घोटाले किए होंगे, लिख के दे रहा हूँ, समझ में नहीं। और शायद ईमानदारी से वो पैसा देश में लगा होता ना, तो आज सब लोगों की स्थिति अच्छी होती। में नहीं आ रहा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी आज इतनी नीचे नहीं होती, भले हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुके हो, अंतर देखते हो 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की, 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी। हम फिफ्थ चिल्लाते हैं, नंबर नहीं देखते। चाइना सेकंड नंबर पे, कितना 19.5 ट्रिलियन। अंतर 3 और 29, 19, 20 मान लो पूरा। आरएस में नहीं है, 4 मान लो, अंतर देखो, 4 पंजे 20, 5 गुना है, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, समझे नहीं। तो ये चीजें समझनी चाहिए तुरंत का, कहते हैं ना कि दूर का, सॉरी, एक डायलॉग अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि पास का हित देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, है नहीं। आपने तुरंत का फायदा देखा, दूर का नुकसान नहीं देखा। आज देखो सारे लोग देख रहे, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा मानना है अभी की जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हर समझ देखो कुछ कमियां तो होंगी, क्यों कमियां होंगी, इसके कारण है। इसका पहला कारण यह है कि कभी भी अगर हम ये सोचें कि सामने वाला हमारा भला करे, तो कोई भी सामने वाला आपका भला नहीं करने वाला, भला हमें ही खुद का करना है। तो सबसे पहले लोगों को सुधरना पड़ेगा, पर फिर भी लोग तो नहीं सुधर रहे, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है। गालियां देने से पहले चुनना सीखो, चुनो अच्छा, फिर गालियां दो, अच्छा लगता है। तुम गलत पहले क्या कर रहे हो, चुन बेकार को रहे हो, फिर गालियां दे रहे हो, ऐसे में नहीं आ रहा है। अगर 10 सरकारों में एक सरकार अच्छी आ रही है तो गलत बात है, और 10 में से 9 सरकारें अच्छी आ रही हैं, एक गलत आ रही है तो चलता है यार, चुन लिया गलत व्यक्ति, क्या करे। पर यहाँ क्या हो रहा है, 10 में से कोई एक सरकार अच्छी आ रही है जो थोड़ा बहुत काम करके दिखा रही है, बाकी घोटाले कर रहे हैं, समझनी चाहिए। क्लियर है। तो उन्होंने बिजनेस पे ध्यान दिया, उन्होंने 2 मिनट तक हाथ हिलाते हुए राजीव गांधी से बोला कि भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते अच्छे होने चाहिए। व्यापारिक रिश्ते अच्छे हुए, आज भारत और चीन के रिश्तों को सीधा कंक्लूड कर रहे हैं। 100 ट्रिलियन, मतलब क्या नाम है, 100 बिलियन डॉलर पार कर चुका है भारत और चीन के मतलब व्यापारिक जो संबंध है, विदेशी व्यापार भारत का चीन के साथ पता है कितना है 123 है, और इंडिया की तरफ से मेरे ख्याल से 21 बिलियन है। यानी कि हमें करीबन करीबन 100 बिलियन का तो नुकसान लगा है। सोचो चाइना इतना ऊपर है, समझ में। ये नहीं कह रहा कि चाइना ताकतवर है या हम चाइना से टिक नहीं सकते, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में वो कमियां रही, बाद मतलब पहले के टाइम पे वो ध्यान देना चाहिए, अब जो ध्यान दिया जा रहा है। 100 बिलियन का लॉस, सोचो व्यापार में कितना आगे निकल गया, वो हर चीज बना रहा है। हमने अब मेड इन इंडिया शुरू किया है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अरे में नहीं आ रहा, रन इंडिया, हाँ तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, है ना। स्टैंड अप इंडिया, खड़े हो जाओ इंडिया। सोचो अब स्टैंड अप हो रहा है, इंडिया क्या होना चाहिए, रन करना चाहिए। पर हम वॉक तो छोड़ो, हम कह रहे हैं स्टैंड अप इंडिया, खड़ा हो जाए इंडिया। मतलब अभी तक सो रहा था क्या, समझने वाली बात है, समझ में। और ये वाकई बात है, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा चीनी माल खरीदे जा रहे थे, ठीक है, 100 बिलियन डॉलर का नुकसान लगा। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं, ठीक है। 2017 के अंदर ढोकलाम में विवाद हो गया। ये जो भूटान है, भूटान यहाँ पर एक क्षेत्र है जो तीनों क्या है ना, मतलब देशों के ट्री पॉइंट है। हर समय यहाँ पर विवाद हो गया। भारत ने क्या है, भूटान की तरफ से इस हिस्से को क्या है, डिफेंस लिया।
क्यों? क्योंकि अगर इस हिस्से पे कब्जा कर लेता तो हमारी भी सुरक्षा क्या खतरे में पड़ जाती। तो एक तो ये रीजन है, ठीक है। भूटान और चीन के भी संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है। पर अभी जो राजा गए थे तो उनका मानना ये था कि भारत जो भूटान ने चीन ने स्टेटमेंट दी कि भूटान क्या करेगा, हमारे एक चीन सिद्धांत को मानता है, ठीक है। वैसे हमारे लिए गलत है, हम चाहते हैं भूटान नेपाल हमारी तरफ रहे, ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, 2020 के अंदर, ठीक है, कौन सी, गलवान घाटी में विवाद छिड़ गया। यहाँ पर अक्सर डेप्सांग हो गया, गलवान हो गया, यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्योंकि चीनी आर्मी है और यहाँ से क्या है, इंडियन आर्मी, दोनों आमने सामने आ जाती है बिना हथियार के। ये दोनों वेपन्स लेकर नहीं जा सकते। समझ में, 1993 का एग्रीमेंट है, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, डिसंगेजमेंट करेंगे, यहाँ ज्यादा आर्मी तैनात नहीं करेंगे, वरना आर्मी तैनात करेंगे, हथियार तैनात करेंगे, गोला बारूद तैनात करेंगे तो कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो कम करेंगे, हरस में नहीं। पर अब चीन ताकतवर हो गया है, तो उस दौरान क्या है, वो अपना विश्व में महाशक्ति वर्चस्व दिखाना चाहता है, इसीलिए वो इंडिया को डरा धमका रहा है। तो उसे नहीं पता कि इंडिया अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब वो डरने वालों में से नहीं है, अरे नहीं यार, अब वो आके दिखाएगा। वो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक सबसे बेस्ट क्या कोट अच्छा लगता है कि इंडिया ना आंख दिखाकर बात करेगा और ना आंख झुकाकर बात करेगा, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। क्या, ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे और ना हम किसी से आंखें झुकाकर बात करेंगे, हम जिससे भी बातें करेंगे आंख में आंख मिलाकर बातें करेंगे, अरे समझ। तो ये अच्छी विदेशी नीति है, ठीक है ना। और इधर जो क्या नाम है आपका, यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये गलवान घाटी तवांग हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी क्या है, आर्मी से झड़प हो गई थी, ठीक है। तो 2020 से भारत चीन के रिश्ते और तेजी से खराब होने लगे। 2017 के अंदर गलवान, वो क्या नाम है इसका, अभी नाम बताया था ना, टैपसांग यहाँ पर है, इसका नाम ध्यान नहीं रहा अभी इससे पहले बताया था, ठीक है। वहां पर क्या है, जो ये विवाद है, अरे समझ में नहीं आता, ठीक है, तब से रिश्ते खराब होने लगे और चाइना इसको सुधारना भी नहीं चाहता। चाइना ने पूरे अरुणाचल प्रदेश हिस्से पर अपना कब्जा दिखाया है, अरे समझ में नहीं आ रहा, अक्साई चीन को देने को तैयार नहीं है। तो ये रीजन है कि भारत और चीन के रिश्ते आने वाले समय में सुधरते नहीं दिखाई दे रहे, क्लियर। और चीन क्या है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का क्या है, स्थायी सदस्य, और भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है यूएनओ का, सुना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, भारत चीन के संबंध समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं किसको लेकर, पाकिस्तान के साथ। फिर मैप बना लेंगे क्या जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ वाह, ओ वाह, कूल डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये भी इंटरेस्टेड पॉइंट है, ठीक है। इंटरेस्टेड पॉइंट कैसे, पहले नंबर पे तो मैप बना लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है, ओके।
अब देखो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा वो नहीं मिल पाया स्पेस, इसीलिए। क्लियर है, जाफरन है, जाफन, जाफना। क्लियर है, यहाँ देखते हैं। क्लियर है, ये पाकिस्तान है। ओके, समझते हैं भाई। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, ठीक है, ये दोनों ही जो आजाद हुए वो 1947 में हुए। क्लियर है, 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान दोनों साथ हुए, आजाद हुए। और 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर, ये देखो, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हुआ, झगड़ा हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, यहां डीपली इसका डिस्कशन नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हो गया। जम्मू कश्मीर क्या था, तो यहां पर 80% लोग मुस्लिम रहते हैं और 20% जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ का राजा जो था वो हिंदू था, राजा हरि सिंह। क्लियर, हिंदू होने की वजह से, ऐसा कारण नहीं है कि हिंदू होने की वजह से वो इंडिया में शामिल हुआ। इसका कारण ये था कि हिंदू को, वो जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर में। समझ में आ रहा नहीं? और अगर कहीं नर्क है तो वो अंडमान निकोबार की जेल, काला पानी सुना है ना, वहां है। क्लियर, तो जम्मू कश्मीर में 80% मुस्लिम थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात को स्वीकार किया था। द्विराष्ट्र का मतलब ये होता है जहां ज्यादा मुसलमान वो पाकिस्तान और जहां ज्यादा हिंदू वो हिंदुस्तान। समझ में नहीं? पर भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। भारत ने कहा हम इस बात को नहीं मानते, अगर हम मानते तो हमारे देश के अंदर आज देख लो करीबन करीबन 16 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। आज समझ में नहीं आया। पर उन्होंने कहा इस हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर हमारा हुआ, क्योंकि वहां 80% क्या है, मुसलमान है। इन्होंने क्या किया, अपने कव्वाली घुसपैठियों को भेज दिया, यानी बिना ड्रेस के आर्म्स लेकर के जो वहां के आदिवासी जो लोग, लोकल लोग होते हैं, उनको घुसेड़ दिया। इन लोगों ने क्या किया, लोगों को लूटना, पाटना, मारना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राजा हरि सिंह के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भाग जाए, समझ में नहीं, कहां भाग जाए, पाकिस्तान जाके शरण मांग ले कि भैया माफ कर दो, हम क्या है संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, जम्मू कश्मीर आपका हुआ। दूसरा ऑप्शन, जिसने आपके ऊपर हमला किया है, अर्ज में नहीं है, उसको सबक सिखाना, जो उससे ताकतवर है उससे जाके समझौता करना। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, कोई भी ऐसे में करता जो मार रहा है उसके आगे पैरों में गिरने से क्या फायदा, दूसरे के तब जाओ जो उसे कम से कम सबक तो सिखाए। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास है नहीं, अटल दो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय हमारे गृह मंत्री। उन्होंने क्या किया, तुरंत एक्सेशन, अर्ज में नहीं है, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो था, ठीक है, उसमें क्या किया, हस्ताक्षर करवाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे हस्ताक्षर हुए, जम्मू कश्मीर हिस्से में आया और आर्मी भेज दी गई, आर्मी ने आजाद करा लिया। कितना, 1/3 पार्ट, 1/3 जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर का क्या नाम है इसके पास था, पाकिस्तान के पास, और 2/3 हमारे पास था। समझ में नहीं? अगर नेहरू इसको जम्मू मतलब यूएनओ में उठाकर नहीं लेकर जाते तो शायद हमारी आर्मी पूरा पार्ट क्या है आजाद करा लेती और आज ये कोई विवाद का विषय भी नहीं रह जाता जितना रह गया। चलो कोई बात नहीं, है नहीं, नेहरू को जैसा सही लगा उन्होंने किया, ठीक है। और कहते नहीं है इतिहास से सबक लेना चाहिए, रोना नहीं चाहिए इतिहास के ऊपर, है या नहीं? जो समझदार लोग होते हैं वो सबक लेते हैं और जो बेवकूफ होते हैं वो रोते हैं, समझ में नहीं, अपने इतिहास को लेकर। इसलिए इतिहास पे कभी रोना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला युद्ध हुआ 1965 के अंदर भारत के साथ दोबारा युद्ध हुआ। पहले कच्छ के रण के ऊपर हुआ, कहां पर, कच्छ का रण गुजरात में है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये कच्छ का रण है, ठीक है, रेगिस्तान तरीके का समझ सकते हो, ठीक है, कच्छ का रण, ठीक है। इस कच्छ के रण में रिसोर्सेज बहुत है, समझ, तो पाकिस्तान ने दावा किया कि ये हिस्सा किसका है, हमारा है, और उसने क्या किया, इस पे हमला कर दिया। वो बॉर्डर मूवी देखिए ना, हर्ष में नहीं है, ठीक है, मैंने पूरी नहीं देखी है, सुना है बस, ठीक है। तो ये कच्छ के रण पे उसने हमला कर दिया। कुछ सैनिकों ने क्या किया, इस प्रदेश पे अपने नियंत्रण को बनाए रखा, फिर इंडियन आर्मी आ गई, उसने क्या है पाकिस्तान को सबक सिखाया। बस तुरंत ही छोटी सी लड़ाई थी, छोटी सी झड़प। इस झड़प को यूएनओ में दोबारा नेहरू जी 1965 के नाम है, शास्त्री जी दोबारा से कहां लेके चले गए, यूएनओ में। और यूएनओ में जब लेके गए तो यूएनओ ने फैसला दिया कि 90% कच्छ का रण इंडिया का है
और 10% जो है वो कहाँ किसका है, पाकिस्तान का। भारत ने इस समझौते को मान लिया, ठीक है। और जस्ट इस समझौते को हल ही हुआ था, तुरंत इसने किसके ऊपर हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। हरस में नहीं आ रहा, ठीक है। और 1965 का वॉर हो गया, क्योंकि इंडिया 1962 के वॉर को हार गया था। हरस में नहीं आ रहा, ठीक है। और इससे हमने एक सबक लिया कि हमें अपनी आर्मी को मजबूत करना है और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहता है। पहले हमारी आर्मी किस पर निर्भर थी, ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, अमेरिका के ऊपर, हर इसमें उनसे हथियार ले रहे थे। अब हमने खुद हथियार बनाने शुरू किए और 1965 के युद्ध के अंदर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हर इसमें, और उनको क्या है, हराया, ठीक है। फिर ये यूएनओ में विवाद चला गया था, यूएनओ में विवाद जाती वो कहते युद्ध शांत करो, हर में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि हम दोनों ही किसी से इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, दोनों का मतलब मैं इस समय क्या है, यूएसएसआर और क्या नाम है इसका, अमेरिका, अर्ज में दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है यार, यूएनओ में जाता कोई वीटो यूज कर सकता था, ठीक है, पर वीटो यूज नहीं हुआ, युद्ध विराम की बात की गई, ठीक है। हमने पाकिस्तान को इस युद्ध में करारा जवाब दिया, इतना करारा जवाब कि हमारे टैंक जो है वो लाहौर में घुस गए थे जाके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वहां की जनता खुद कहती है कि इंडियन टैंक जो है यहाँ दिखाने के लिए रखे गए कि देख लो ये इंडियन टैंक अंदर घुसाए थे, है ना। समझ में आ रहा है ना, इससे अंदाजा लगा सकते हो आर्मी कहां तक घुस गई थी, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे दो युद्ध हो गए, फिर उसके बाद 1971 का वॉर, 1971 के अंदर भी यही था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसे बांग्लादेश बोलते हैं, क्लियर है। तो ये जो बांग्लादेश अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इस बांग्लादेश के अंदर बंगाली लोग रहते हैं, क्योंकि बंगाल, पूर्वीय बंगाल जो है उस समय वो बांग्लादेश बना, पश्चिम बंगाल हमारे पास है ही, ठीक है। तो यहाँ बंगाली एक संस्कृति है। ये क्या कर रहे थे, इनके ऊपर जबरदस्ती मुस्लिम होने की वजह से उर्दू डाल रहे थे। इन्होंने कहा भाई हमारी खुद की लैंग्वेज है बंगला, तो हम क्यों उर्दू पढ़े, उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज तो हो सकती है पर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती। इन लोगों ने दबाव डाला कि उर्दू पढ़ो, अरज में नहीं आ रहा, पूरे क्या है उनकी संस्कृति मिटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन लोगों ने विरोध किया। आज शेख मुजीबुर रहमान ने उसका क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। शेख मुजीब इलेक्शन में जीते और उन्हें बंदी बनाकर पश्चिम बंगाल में, सॉरी ये क्या नाम है, पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया। और इन्होंने क्या, जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर क्या है, जिसे कहते हैं ना नरसंहार किया। कहा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों को मारा गया, हर्ष में, जो बहुत बड़ा नरसंहार है। हर्ष में नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा नरसंहार नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बांग्लादेश में हुआ पर लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट होगी क्योंकि लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लड़ो या भागो, और ज्यादातर लोग क्या है, क्योंकि औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं लड़ सकते। हर समझ नहीं, आप जैसे जवान व्यक्ति लड़ सकते हैं, समझ नहीं, मैं तो हूं ही हूं कि मैं ये नहीं कह सकते आप नहीं, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा अपने देश के लिए, कौन जान नहीं देना चाहता, समझे नहीं। अगर कोई ऐसी नौबत आती है, ठीक है, जैसा तुम इसराइल को देख लो, इसराइल के अंदर अगर जरूरत पड़े तो सारे जो लड़ने लायक है उन्हें भर्ती किया जाता है। तो इंडियन जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये प्रावधान है, अगर भारतीय सरकार को कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारी संपत्ति हम लोगों को आए नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब वो बुला सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते, क्लियर। पर ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए देश में वैसे ही लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, अरे नहीं है, तो गवर्नमेंट को जबरदस्ती भर्ती की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखते हैं। तो ये लोग क्या है, जो बूढ़े बच्चे, वो कहां पर घुसने लगे, भारत की सीमा में, जैसे बंगाल, असम, इनमें घुसने लगे। अब ये भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम हो गई। भारत सरकार ने कहा क्या किया जाए। अब यहां देखना, एक तो चीन, सॉरी पाकिस्तान, और इधर से चीन 62 का वॉर लड़ चुका था इंडिया से, तो दुश्मनी थी। 1967 पाकिस्तान लड़ रहा था, ठीक है। तो समझना, चीन पाकिस्तान एक साथ आ गए। चीन की राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और अमेरिका भी किसको, इसका समर्थन कर रहा था क्योंकि ये सीटो और सेंटो का मेंबर था, ठीक है। इन तीनों देशों ने बोला कि भारत क्या ना करे, बांग्लादेश के मामले में इंटरफेयर ना करे। अगर बांग्लादेश में इंटरफेयर करता है तो वो पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा, और इसके लिए भारत को क्या है, सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब इसमें, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा भारत के लिए। इंदिरा गांधी, हर समझे, अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिली और उन्हें इस इशू से अवगत कराया कि यार देखो बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है, आए नहीं है, वहां के लोग बहुत सारे हमारे देश में घुस रहे हैं,
अब निहत्थे लोगों को हम मार नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना कि हम तो कहें गोली मार दो, आर्मी से बोले, तो वो भी तो इंसान है, कितने लोगों निहत्थों को मारेंगे, समझ में नहीं। तो उन्होंने ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो रिचर्ड निक्सन ने साफ बोला कि भारत क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे, किसके मामले में, पाकिस्तान के मामले में। अब भाई हम कर भी नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले नंबर पे तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन था ही, अमेरिका विश्व की महाशक्ति, और इधर चाइना, जब तीन देश ताकतवर हमारे अगेंस्ट हो, तो ऐसे में बिना डिसीजन लिए, यानी कि जो ऐसा डिसीजन जिसमें मात ना मिले, तब तक क्या एक्टिविटी करना ठीक भी नहीं, कहती बुद्धिमत्ता यही है, ठीक है। तब हमने क्या किया, अगस्त 1971 के अंदर, अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ संधि कर ली, किसके साथ, शांति, सहयोग और मित्रता की संधि। वो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति को मानने को तैयार था, हम उसकी जो साम्यवाद की नीति उसे मानने को तैयार थे। उसमें बोला, इनमें सिर्फ क्या है, 12 मतलब 12 अनुच्छेद थे, उसमें एक अनुच्छेद जो 12वां था, उसमें यह कहा गया था कि यदि एक देश के ऊपर हमला होता है, यानी समझ में आया, अगर कोई एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, तो दूसरा देश भी क्या करेगा, उसे मदद करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ये दोनों का मामला है, तो यूएसएसआर कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर किसी तीसरे देश ने भारत के ऊपर हमला किया, तो उस दौरान क्या है, ये सहयोग देने के लिए बाध्य होगा। इसका मतलब ये उस युद्ध में कूदेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इसका मतलब है अब ये दोनों, हम दोनों की लड़ाई थी, अगर कोई तीसरा देश कूदता, जैसे चाइना कूदता या यूएसएस, वो क्या नाम है, यूएसए कूदता, तो उस दौरे में सोवियत संघ आता। हमें पक्का भरोसा हो गया था कि अब सोवियत संघ कूदेगा युद्ध में, अगर कोई तीसरा देश आया। क्या दो देशों की लड़ाई हो रही है तो नहीं कूदेंगे, पर तीसरा देश अगर खिलाफ आता है, या इंडिया के या यूएसएसआर के, तो हम युद्ध में कूदेंगे। भारत ने भी इस बात को राजी किया कि अगर आपकी लड़ाई किसी देश के साथ होती है और कोई तीसरा देश कूदता है, तो भारत क्या करेगा, उस युद्ध में कूदेगा। बस ठीक है। अब क्या हुआ, तुरंत अगस्त में संधि हो गई थी, युद्ध कब हुआ, दिसंबर में। कब, दिसंबर 1971। कब एग्जैक्ट डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट थी आपकी 2 तारीख, तो 2 को हमला हुआ था, 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12 है ना, 2 को हमला हुआ, और क्या नाम, 12 तारीख को दिसंबर को खत्म हुआ 71 के अंदर, ठीक है। 10 दिन के अंदर युद्ध ये खत्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा, यानी 3 थे, 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक क्या है, 10 दिन के अंदर उनकी आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 90,000, समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्ड के अंदर 91,000 है, 93,000 है, समझ में, वैसे 90,000 मानो, क्लियर है। आर्मी ने आत्मसमर्पण किया। समझते हैं कैसे, प्लान बनाया गया कि अब आपको खुला छूट है, समझ में नहीं आया, आप कैसे भी इस विवाद को हल करो। इसका मतलब बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलानी थी, ठीक है। अब हमें मौका मिल रहा था क्या, कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का, ठीक है। तो उस दौरान क्या हो, इनके जो मतलब एरोप्लेन थे, लड़ते लड़ते भारतीय सीमा में घुस जा रहे थे, परमिशन तो मिल ही चुकी थी, ये तुरंत क्या है, जो एरोप्लेन थे उन्हें उड़ा दे। एक होता है ना डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, अगर आपकी वायु सीमा में कोई घुसता है तो उसे मार गिराओ, अरज मैंने, तो उन्हें क्या कर रहे थे, फाइटर जेट को वो मार गिरा रहे थे, 3 फाइटर जेट उनके मार गिराए, समझ में। और जो टैंक होते हैं, लड़ते लड़ते भारतीय सीमा में घुस रहे थे, तो भारतीय जो सेना है उन टैंकों को मार गिरा रही थी। इससे पाकिस्तान को गुस्सा आ गई, पाकिस्तान ने कहा ठीक नहीं हो रहा है, हम भारत को इसको क्या है ना, चुकाना पड़ेगा कीमत। भारत ने हाँ ठीक है, उसके लिए तो तैयार बैठे हैं, तुम आओ तो। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि 2 दिसंबर को, कब, 2 दिसंबर की रात को हमला हुआ भारत के 10 एयरबेस पर, हवाई हमला हुआ भारत के 10 एयरबेस पर, जिससे कि भारत के लड़ाकू जहाजों को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। और आगरा तक हमला हुआ, आगरा समझते, यूपी में जो आगरा है वहां पर भी एयरबेस है, हर समय वहां तक हमला हुआ। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भारत को पहले से ही पता था कि हमला होने वाला है, उन्होंने ज्यादातर क्या नुकसान को हटा लिया गया, मतलब उसमें फाइटर जेट वगैरह हटा लिए गए, हुआ नुकसान पर कम हुआ बस। उसके 3 अगस्त को क्या, भारत ने अल्टीमेटम जारी कर दिया युद्ध का, कि भारत इस युद्ध में कूद चुका है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तीनों तरफ से आर्मियां लड़ी। पहली कौन सी, क्या नाम, इंडियन आर्म फोर्सेस, सेकंड नंबर पे नेवी हमारी, इंडियन नेवी, और थर्ड नंबर पे इंडियन एयर फोर्स, क्लियर है। अब इंडियन एयर फोर्स ने क्या किया, पहले इंडियन नेवी ने क्या किया, बे ऑफ बंगाल को बंद करो, समझ में नहीं, यहां पर क्या करो, तैनात करो। कहने का मतलब
जाओगे कहां से? तुम्हें यहां से उड़ के जाने नहीं देंगे, युद्ध के समय में तुम हमारी ही सीमा से कैसे उड़ जाओगे? अरज में तुरंत मार के नीचे कर देंगे। तो नेवी वो आर्मी यहाँ से जा नहीं सकती, उनकी एयरफोर्स, नेवी उनकी ये पार करेगी, और युद्ध के समय में कौन पार करने देगा? अर्ज में नहीं है, बे ऑफ बंगाल को हमने क्लोज कर दिया, आजा बेटा, भाई हमारी तो सीमा है, हमें ब्लॉक कर सकते हैं, समझ में नहीं? हमने उनकी राशन पानी सब काट दिया। जो यहाँ सैनिक फंसे हुए थे, उनको ना खाना ना गोला बारूद, बिना खाए बिना हथियारों के कब तक लड़ोगे? समझ में नहीं है? ना उनके पास राशन वर्दी, क्या नाम है तुम्हारा, हथियार, ना ही दवाएं, तो कब तक लड़ोगे? उन्होंने 10 दिन के अंदर ही क्या कर दिया, इंडियन आर्म फोर्सेस को सरेंडर कर दिया। ठीक है भैया, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं, भारत कोई बात नहीं, हम समर्पण स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया? भारत क्या हुआ, इस युद्ध में जीत गया, 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया। पर जम्मू कश्मीर का विवाद अभी भी अनसुलझा रहा, और इसी के साथ शिमला समझौता हुआ। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 के अंदर। ठीक है, इंदिरा ने 72 जो क्या नाम है 90,000 सैनिक थे उनको छोड़ दिया। क्लियर है? अरे समझ नहीं है, शर्त ये रखे कि पाकिस्तान क्या करेगा, बांग्लादेश को मान्यता देगा। क्लियर है? और नेक्स्ट नंबर पे जो ये जम्मू कश्मीर है, अब इंटरनल डिस्प्यूट है हम दोनों देश का, इनसे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाया जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई। क्लियर हो गया? 90,000 लोग भी तो छुड़ाने थे। ठीक है, 71 का युद्ध, 71 के युद्ध के बाद देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं है, शांति संधि हुई। ठीक है, ओके, शांति संधि किस किस के बीच में थी? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में थी। ठीक है, जुलाई के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे आपका कह रहा है 1999 का वॉर। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, जब भारत को एक समर्थन मिल गया था, ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये परमाणु हथियार से संबंधित है। ठीक है, परमाणु हथियार से संबंधित है। भारत की परमाणु नीति और लेसन फिनिश। ठीक है, भारत की परमाणु नीति भी यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ लेंगे। भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति जो है बेसिकली है 1974 के अंदर। कब? 1974 के अंदर मई में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, मई 1974 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसका कारण ये था, यूएसएसआर के साथ हमारी संधि थी, हमें पता था अमेरिका इस कंडीशन में कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। और जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ, अमेरिका भड़क गया। जैसे ही अमेरिका भड़का, इंदिरा गांधी थोड़ा सा दबाव में आ गए इंटरनेशनल, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत क्या परमाणु परीक्षण किया है पर बनाने वाला नहीं है। मतलब से परीक्षण करने का मतलब है टेस्ट करना, एक टेस्ट करके देखा, हाँ जी हम पटाखे बनाना जानते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप छोटे लेवल पे, ऐसे हमने देखा कि हाँ हमारी टेक्नोलॉजी बढ़िया है और हमने परमाणु हथियार बनाना सीख लिया है, पर हम बना नहीं रहे हैं। परमाणु हथियार बनाना जाना है हमने कि बनता कैसे, पर रखेंगे नहीं, टेंशन मत लो। अमेरिका ने कहा ठीक है, बनाना नहीं आए नहीं, हाँ ठीक है बनाएंगे नहीं, टेस्ट किया है आप टेंशन मत लो, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर पे था कि हम क्या नहीं करेंगे, परमाणु का क्या नहीं करेंगे, परीक्षण, मतलब बनाएंगे नहीं, परीक्षण किया है बस हमने। ठीक है, और 1999 भाई मई, ठीक है, मई 1998 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इन्होंने 5 परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, जैसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो परमाणु परीक्षण है, शक्ति 1 शक्ति 2, क्लियर है? इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए, जो कहां पर? राजस्थान के चगाई के अंदर क्या नाम है उसने किए, पाकिस्तान ने। ठीक है, और हमने जो किए वो राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान की पहाड़ियां, क्या पहाड़ियों का एग्जैक्ट नाम क्या है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता देंगे। ठीक है, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया, इसी के साथ भारत परमाणु संपन्न हो गया। भारत की परमाणु नीति क्या है? फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज, हम किसी को पहले यूज नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम क्या है, यूज करेंगे। अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला किया, जैसे इसने हमारे ऊपर परमाणु हमला किया, तो हम भी इस पर परमाणु हमला करेंगे, पाकिस्तान पे। ठीक है, और दूसरा, हम किसी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु परीक्षण मतलब परमाणु प्रयोग नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ये सिर्फ हमने उन्हीं देशों के लिए बनाया है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है और वो भारत को क्या है, डरा सकते हैं।
जैसे पाकिस्तान हो गया, इधर चीन होगी। वैसे मेन कारण हमारा चीन था बनाने का, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार थे। तीसरे नंबर पे हम सिर्फ मिनिमम जो डिटरेंस है उसी के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं। इसका मतलब है हमारे परमाणु हथियार बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वो उद्देश्य ये है कि शक्ति संतुलन किया जा सके, कोई हम पर हमला ना करे। हम ऐसा नहीं है परमाणु हथियारों का जखीरा बनाएंगे, आई नहीं है, हम आर्म्स रेस में नहीं कूदने वाले। सही, यही कारण है कि हम पाकिस्तान से भी हमारे पास परमाणु हथियार कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है कि हम चीन को बर्बाद कर देंगे अगर उसने हमला किया तो। सही में, तो हम ज्यादा क्यों रेस में क्यों कूदे। आइए, ऐसा एक कंडीशन नहीं है, आगे जाके इंडिया रेस में कूद सकता है, क्यों, अगर उसके पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियार होंगे तो हम भी बनाएंगे। पर अभी तक जो था उस समय ये रहा। क्लियर है, परमाणु नीति समझ में आ गई। और इसमें 1999 का वॉर और देख लो, इसमें क्या हुआ था कि जो ये यहाँ पर ये आप लोग क्लियर है, ये इस तरीके से कुछ, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से बांट लिया, ठीक है। ये लद्दाख हो गया और ये JNK। तो यहाँ पर जो ये कश्मीर है, कारगिल है, आरस में उस कारगिल प्रदेश में क्या हुआ था, ये लोग कूद गए थे। ये अभी का मैंने मानचित्र बनाया है, वैसे क्या है पहले का मानचित्र अगर आप देखोगे, है ना, तो ये हिस्सा उनके पास है, बाकी ये जम्मू कश्मीर कहलाता था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, वहां के जो आर्मी थी बिना ड्रेस के कारगिल में आगे घुस गई। ठंड के समय में हमारे लोग नीचे आ जाते हैं, आरस में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा पड़ती है। उन लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, अरस में नहीं, और नवाज शरीफ के बीच उसी समय समझौता हुआ था, लाहौर समझौता। लाहौर लाहौर समझौता की अभी तक स्याही सूख भी नहीं पाई थी। इसी बीच क्या हुआ, कारगिल पे हमला हो गया। यानी पाकिस्तान कभी हमसे चाहता ही नहीं रिश्ते अच्छे सुधारना, और यही वजह है कि आज उसकी हालत ये है। हम क्या है कि उससे लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी से भी नहीं चाहते, हम चीन से भी नहीं चाहते। अगर तुम लड़ोगे तो बात अलग है। क्लियर हो गया। इसमें तो कारगिल के अंदर हमने क्या किया, उनको हराया, पूरे विश्व को भरोसा दिलाया कि देखो ये सारे क्या है, कोई मतलब इंसर्जेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग आके क्या है ना लड़ रहे हैं हमारी आर्मी से, पाकिस्तान के लोग हैं। उनके जो होते हैं ना वोटर ID कार्ड उनको दिखाए गए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि पूरे विश्व की निगाह भारत के ऊपर थी। हर्ष में क्यों निगाह थी भारत और पाकिस्तान पे, क्योंकि इन दोनों ने परमाणु हथियार बनाए थे 1 साल पहले। उन्हें डर था कहीं ये परमाणु हमला ना कर दे। इसी समय क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ जो प्रमुख थे, उन्होंने क्या परमाणु हथियार तैनात कर लिया। सुनने में आता है कि क्या नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति कॉल करके अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं, है नहीं, कि पाकिस्तान से युद्ध बंद करो वरना क्या पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब तक डरेंगे यार, रस में नहीं है, उनसे कहो कर दो। समझ में नहीं, एक बात पक्का है, हम मानेंगे कि इंडिया का 20% हिस्सा नहीं सही, पर इस बात की गारंटी देते हैं सुबह होते होते पाकिस्तान गायब होगा, नक्शे में ही नहीं मिलेगा। समझ में नहीं, ऐसे रोज रोज ब्लैकमेल होने से क्या फायदा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। उन्होंने कहा डरना ही नहीं है। समझ में नहीं, वो उनकी स्पीच में सुना भी होगा, हमने ये क्यों रखा है, दिवाली पे दिखाने के लिए रखा है क्या, आज में इसीलिए तो रखा है, कोई हम पे हमला करे तो हम भी यूज करें। डेटरेंस का मतलब ये क्या होता है कि परमाणु हथियार और लड़ाइयों को रोक सके। समझ में, चलो कारगिल समझ आ गया, समझ में, कारगिल को आजाद कराया हमने, ठीक है। और इसी के साथ फिर हमारे पे आतंकवादी हमले होने लगे, क्योंकि पाकिस्तान 71 में ही जान चुका था कि हम इससे जीत नहीं सकते। तो ये आप लोगों के पूरे पूरे लेसन में है। तो इसी के साथ हम ये मान के चलेंगे कि ये लेसन आपका क्या है, फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम लोग। बाय एवरीवन।